नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3, जिसको हम अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर चुके हैं। यानी कि हम अपने पाठ 3 को अपने पिछले सेशन में ही स्टार्ट कर चुके हैं। कुंवर नारायण जी द्वारा लिखी गई 2 कविताएं हमने यहाँ पर अपने सेशन में पढ़ी थी। और उन कविताओं में जो पहली कविता थी वो है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी पड़ गई। तो पहली कविता हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। कविता का भावार्थ भी हमने जान लिया था, बहुत अच्छे से हमने कविता को पढ़ा। और दूसरी कविता बात सीधी थी मगर, इस कविता को हम पढ़ रहे थे और आज हम इस कविता को सबसे पहले कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा करेंगे, इसके भावार्थ को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम कविता का जो भावार्थ है, दोनों कविताओं का भावार्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। तो बिल्कुल रेडी रहिएगा कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि पहले हम समझेंगे, पहले कविता को पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे, उसके बाद जो हमारा पाठ का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा भावार्थ होगा, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ से आपको शो करूंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने आज के सेशन को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पर जो कविता हमने पढ़ी थी कविता के बहाने, उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, भीतर बाहर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलौना है, खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, भला फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो बहुत ही प्यारी कविता हमने यहाँ पर पढ़ी, कविता का भावार्थ हमने पढ़ा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा भावार्थ। अगर नहीं समझ में आया है तो जब अभी हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे और उसको दोबारा से समझेंगे भी। फिर हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी कविता, जिसमें हमने पढ़ा बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी पड़ गई। उसे पाने की फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा और घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, और भी ज्यादा कठिन हो गई। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं, कवि बताना चाहते हैं, अपने इस कथ्य के माध्यम से एक द्वंद्व को उकेरते हैं। और वो द्वंद्व है भाषा की सहजता की जो बात है, भाषा की सरलता की बात है। जैसे कि हम कभी भी यहाँ पर आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी चीजें हिंदी व्याकरण में अपने क्लास 11th में पढ़ी थी कि किस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए, किस तरह से हमें नोटिस लिखना चाहिए, किस तरह से हमें आलेख लिखना चाहिए, किस तरह से हमें बाकी के रिपोर्ट्स लिखनी चाहिए, किस तरह की हमें ये सारी चीजें लिखनी चाहिए और इसमें भाषा का कितना ज्यादा महत्व होता है। तो ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, ये जो हमारे पाठ हैं,
इन पाठों में अगर हम गद्य खंड पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, यात्रा वृतांत पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं या कोई लेख पढ़ते हैं किसी भी लेखक का। तो ये सारी चीजें हम गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस काव्य खंड में हम कविताएं पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, सवैये पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं और वाक पढ़ते हैं, शायरी पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं। ये हम अपने काव्य खंड में पढ़ते हैं। तो जहां पर लिखने की बात आती है, लेख की बात आती है, तो भाषा हमेशा सरल व सहज होनी चाहिए। ये हमें हमेशा हर लेख में पढ़ने को मिला है, हर लेखक द्वारा बताने की कोशिश की गई है। तो इस कविता में कवि यही कहना चाहते हैं, भाषा की सहजता की बात ही कर रहे हैं कि कवि का कहना है कि हमें सीधी सरल बात को बिना पेच फसाए सरल शब्दों में कहना चाहिए। यानी कि उसको घुमाने फिराने की हमें जरूरत नहीं है। हमें भाषा के फेर में पढ़कर बात को, जो हमारी बात है, अगर वो भाषा के फेर में पड़ जाए, अगर हम कहें कि नहीं हम ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बात जो है स्पष्ट नहीं हो पाती। और इस तरह से कविता की, लेख की, कहानी की, निबंध की, रिपोर्ट की या जो कुछ भी आप लिख रहे हैं अपना लेख, उसकी जटिलता बढ़ जाती है। और तथा जो अभिव्यक्ति है, अगर कवि उस कविता को पढ़ रहा है तो वो उसकी अभिव्यक्ति में उलझ जाता है, क्योंकि भाषा सहज नहीं होती, भाषा सरल नहीं होती, तो उसमें अभिव्यक्ति ढंग से नहीं हो पाती है। तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को मैंने उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने कि अगर ऐसा है कि गलत पेच फंसी हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो इस तरह से तोड़ने मरोड़ने से, उलट पुलट करने से, घुमाने फिराने से बात या तो बन जाएगी या फिर इस भाषा के फेर से बाहर आ जाएगी। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, पेच को खोलने के बजाय, अगर कहीं पर पेच अटक जाता है तो उसको खोलकर बाहर निकालने के बजाय अगर हम उसको कसते जाएंगे तो क्या होगा कि जो पेच है वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर लेखक कहते हैं मैं पेच खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला गया। यानी कि यहाँ पे लेखक कहते हैं कि देखिए, मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की भाषा को चेंज करने की, बदलने की और इसी भाषा में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की। लेकिन क्या हुआ कि इस कारण वो और भी ज्यादा उलझती चली गई और बार बार उसको पलटने से, बार बार उसको इधर उधर घुमाने से आखिरकार वही हुआ। अब लेखक कहते हैं कि बार बार उसको घुमाने से, बार बार उसको पलटने से आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जब बहुत ज्यादा, देखिए ये जो अगर आप पेच को कसते चले जाएंगे तो इतना ज्यादा, अगर आप उसको टेढ़ा, अगर कहीं पर पेच लगा हुआ है गलती से और आप उसको खोलने के बजाय उसको कसते चले जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चूड़ी होती है अंदर की, जिसमें पेच कसी जाती है, वो चूड़ी ही टूट जाती है, क्योंकि गलत तरीके से पेच उसमें फंसी हुई है। तो अगर चूड़ी टूट गई तो जो एक पेच होती है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है, वो फ्री हो जाती है। फिर आप उसको कितना भी कस लो, कुछ भी कर लो, वो बेकार अंदर घूमती रहती है। तो इसी तरह से आखिरकार लेखक कहते हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, क्यों फ्री हो गई वो, और हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब उसकी चूड़ी मर गई, जब वो
पेंच की तरह अब नहीं कसा जाने लगा, तो उसको कील की तरह अंदर हथौड़े से मारकर ठोक दिया गया। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पर जब भी उन्होंने जबरदस्ती का प्रयास किया, जबरदस्ती का प्रयास उन्होंने जब भी किया, वो जबरदस्ती का किया गया प्रयास हमेशा ही उनका निष्फल रहा। यानी कि इसी प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने की बात सहज और स्पष्ट होने के बजाय और भी ज्यादा क्लिष्ट होती चली गई, और भी ज्यादा खतरनाक होती चली गई। और कवि कहते हैं कि ऐसा गलत करने पर, कभी कभार क्या होता है, ऐसा गलत करने पर जो तमाशबीन होते हैं, तमाशबीन जो यानी कि जो लोग ऐसे होते हैं जो इंसान का ऐसा नहीं चाहते कि ये अच्छा करे, ये आगे बढ़े अपने जीवन में, तो जो हमेशा दूसरों का तमाशा, अब ये क्या करेगा, अब ये फंस गया, अब क्या करेगा ये, तो जो इस तरह के तमाशबीन होते हैं, जो दूसरों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि ये कैसे जीवन में आगे बढ़ेगा, जरा देखूं तो सही, उसके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं, और जहां पर वो मुश्किल में पड़ जाता है वहां पर उस पर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर तब कवि कहते हैं कि गलत करने पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वालों की कमी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं और कई लोग आपको इस चीज के लिए प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, और उनका जो प्रोत्साहन होता है वो आपके लिए उलझने बढ़ाता है। उसमें क्या होता है, उससे आपकी बात बनती नहीं, बल्कि आपकी जो बात होती है वो बिगड़ जाती है। फिर आपको जैसे तैसे उस बात को समेटना होता है। तो ये आप ऐसे उसमें कभी ना पड़े, कभी भी दूसरों की बातों में ना आए, हर चीज को सोचें समझें, तभी कोई अगला निर्णय ले। यानी कि यहाँ पर भाषा के साथ लेखक कहते हैं कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने से वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब उन्होंने भाषा के साथ जबरदस्ती की, भाषा को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, तो आखिरकार वही हुआ जिसका कवि को डर था। उस भाषा का, उस बात का मूल भाव ही नष्ट हो गया, जो उस बात के अंदर मूल भाव था। क्योंकि अगर हम सीधे सरल शब्दों में जो हमारे दिल में आया है, जो हमारे मन में आई है बात, उसको अगर हम कह दें तो वो एक सरल बात होगी, वो एक सच्ची बात होगी। लेकिन अगर हम उसमें तोड़ मरोड़ कर बहुत सारी बातें जोड़ देंगे, बहुत उल्टा पुल्टा जोड़ देंगे, बहुत इधर उधर की बातें जोड़ देंगे, तो जो असल बात है उसका भाव कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से लेखक कहते हैं कि पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और पेच घूमने लगा, बेकार घूमने लगा। इसी प्रकार भाषा की बनावट के चक्कर में कि मैं इसको और सुंदर बनाऊं, मैं इसको और सरल बनाऊं, मैं इसको सहज बनाऊं, मैं इसको महत्वपूर्ण बनाऊं, इसके चक्कर में उसका जो मूल कथ्य था, मूल भाव था, वो नष्ट हो गया और अब ये भाषा व्यर्थ में प्रयुक्त हो रही है। आगे कहते हैं, ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ही उसमें कोई ताकत। लेखक कहते हैं ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ही उसमें ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो बात एक शरारती बच्चे की तरह जो मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो वो भाषा जो लेखक कहते हैं कि मेरे साथ एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, वो भाषा मुझसे कहती है, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर, कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतते हुए कभी नहीं सीखा? तो देखिए यहाँ पर अब क्या कवि कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि
भाषा की तोड़ मरोड़ में, भाषा की तोड़ मरोड़ में, उसके पेच कसने में लगे रहने में जब मैं असमर्थ रहा, यानी कि जब मैंने बहुत अच्छा उसका अभिव्यक्ति मैंने नहीं कर पाई, तब अपनी अभिव्यक्ति के उसमें चमत्कारी शब्द मैंने ऐसे ठूस ठूस कर छोड़ दिए, ऐसे ऐसे शब्द ठूसे। जब मुझे सहज अभिव्यक्ति नहीं करनी आई तो मैंने कुछ ऐसे चमत्कारी शब्द ठूसे, ऐसे ठूसे जिस प्रकार, जिससे कि बात की चूड़ी मर जाने से पेच की तरह, कील की तरह, जब किसी भी पेच की चूड़ी मर जाती है, यानी कि रिंग टूट जाती है, तो उसको क्या करते हैं, कील की तरह ठोक देते हैं दीवार में, केवल हथौड़े से उसको ठोक दिया जाता है। तो लेखक कहते हैं ठीक उसी प्रकार चूड़ी मर जाने से जिस तरह पेच की तरह उसको सामान्य रूप से ठोक दिया जाता है, उसी तरह मैंने भी अपने कथ्य के साथ किया और उसको ठीक ठाक तरीके से वहां पर एडजस्ट कर दिया, किसी तरह से ठोक पीट कर उन शब्दों को मैंने मिलाकर उसको ठीक तो बना दिया, लेकिन ऊपर से ठीक ठाक पर ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। तो कहते हैं कि यह कविता ऊपर से देखने में तो बहुत ही ठीक ठाक लग रही थी, अच्छी प्रतीत हो रही थी, परंतु अंदर से बिल्कुल ढीली थी, यानी कि एकदम प्रभावहीन हो गई थी। बहुत सारी ऐसे उसमें शब्द डाल दिए थे, बहुत सारी ऐसी पंक्तियां डाल दी थी कि अब वो प्रभावहीन हो चुकी थी। देखिए, जो असल काव्य होता है, जो असल कविता होती है, जो असल गजल होती है, असल शायरी होती है, असल वाक होते हैं या सवैये होते हैं, पद होते हैं, आपने देखा होगा वो हमेशा दिल से निकलते हैं। जो मन की बात होती है, दिल से जो निकली हुई बात होती है, वो कविता के रूप में, गीत के रूप में वो बाहर निकलती है, जो दिल से गाया जाता है, जो दिल से बोला जाता है, मन से। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने मन की बात को अच्छा बनाने के कारण अब वो दिखने में तो ठीक ठाक लग रही है, जैसे कील होती है ना, उसको ठोक दिया जाता है जब दीवार पे, तो अगर वो बिना रिंग के है, बिना पेचों के है, बिना चूड़ी के है, तो क्या होगा कि वो बाहर से देखने में आपको टाइट लगेगी, लेकिन अंदर से वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगी। तो कहते हैं कि कविता ऊपर से तो ठीक ठाक और अच्छी प्रतीत हुई, लेकिन अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ही ताकत, अर्थात वो एकदम ढीली और प्रभावहीन हो चुकी थी। और दूसरा, ना तो उसमें अभिव्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति में ना तो कोई कसावट थी, ना ही कोई प्रभावमत्ता, ठीक है, कोई ऐसी प्रभावमत्ता भी नहीं थी और कोई कसावट भी नहीं थी, और उसके जो अपेक्षित प्रभाव थे वो कहीं न कहीं समाप्त हो चुके थे, वो कहीं न कहीं खत्म हो चुके थे। तो अंत में क्या कहते हैं कवि कि बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछ रही थी कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से कभी बरतना नहीं सीखा। तो कवि कहते हैं बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम ये व्यर्थ की शब्द क्रीड़ा क्यों कर रहे हो, तुम शब्दों के साथ व्यर्थ में क्यों खेल रहे हो, तुम इतना खेलते हुए, मुझसे इतना खेलते हुए, शब्द ने कहा कि तुम मुझसे इतना खेलते हुए ये व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो। तो मुझे अपना पसीना पोंछते हुए देख, यानी कि जब मैं थक गया, मैं हार गया, जब मैं अपना पसीना पोंछ रहा था, तो यहाँ पर कहते हैं कि अपना पसीना पोंछते देख बात ने कहा कि तुम व्यर्थ में पसीना बहा रहे हो, यानी कि इतनी मेहनत करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी बात को सरलता से, सहजता से, उपयुक्तता से प्रयोग करना क्या नहीं सीखा। तुम्हारी अक्षमताएं तथा अयोग्यताएं हैं, यह तुम्हारी अक्षमताएं और अयोग्यताएं हैं कि जो तुमने अभी तक बात को सीधा, सरल, सहज तरीके से और प्रयुक्तता की तरीके से प्रयोग करना अभी तक तुमने, उपयुक्तता की तरीके से तुमने प्रयोग करना अभी तक नहीं सीखा। और जो तुम्हारे अंदर
एक अप्रभावी अभिव्यक्ति की कमी है, यानी कि ऐसी अभिव्यक्ति तुम्हारे अंदर है कि जो प्रभावशाली नहीं है, जो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने जो दोनों कविताएं हैं उन दोनों कविताओं का भावार्थ हमने यहाँ पर पढ़ लिया, और साथ ही साथ हमने बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन भी आप लोगों को कर दिया है। तो अब हम इस पाठ से जुड़ा हुआ जो भावार्थ है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि का जीवन परिचय। क्या क्या चीजें आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो कवि का जीवन परिचय सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, कवि कुंवर नारायण जी का। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर नहीं लिखी है। जो कुछ भी आपका बुक में जरूरी जो कुछ आपको दिया गया है, जैसे कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, और इन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत कब से की, इनको कौन कौन से सम्मानों से नवाजा गया, और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हमने यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग करके आप लोगों को बता दी हैं, तो आप इस तरह से इनको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप काव्य संग्रह लिखेंगे, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, दूसरा कोई नहीं। फिर आप प्रबंध काव्य लिखेंगे, कहानी संग्रह लिखेंगे, समीक्षा लिखेंगे, और सामान्य रूप से जो उन्होंने लिखा है मेरे साक्षात्कार, तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद उनकी काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली किस तरह की थी, और इस कविता का प्रतिपाद्य विषय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे इस कविता का सार। जो आपकी पहली कविता है, ये कविता के बहाने, तो ये कविता एक यात्रा है जो चिड़िया से लेकर, फूल से लेकर बच्चे तक की है, और एक और प्रकृति है, और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ छोटा बच्चा है। और कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूलों के खिलने के साथ उनकी परिणति निश्चित है, और लेकिन जो बच्चों के सपने हैं वो असीमित हैं। बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता में भी शब्दों का खेल है, और इन्हीं शब्दों के खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, उपकरण सभी मात्र हैं। और जहाँ भी रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, और सीमा के घेरे घर की हो, भाषा की हो, या समय की ही क्यों ना हो। तो इस तरह से हमने हमारा जो पहली कविता है उसका सार हमने यहाँ पर पढ़ा। दूसरी कविता है यहाँ पर, तो उसमें उसका भी हमें यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय दिया गया है और साथ ही सार दिया गया है। तो दूसरी कविता के सार में कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी बात को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबर पूर्ण या चमत्कार पूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हो। देखिए, कई बार होता है ना कि जब हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत चीजें हम ऐसे करते हैं जैसे ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है, इसको करने में क्या बड़ी बात है। लेकिन हर बार हम उसमें धोखा खा जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर कवि का मानना है कि बात और जो भाषा है वो स्वाभाविक रूप से जुड़े हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में कि भाषा अच्छी हो जाए तो सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, और मनुष्य की अपनी जो भाषा है वो मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबर पूर्ण या चमत्कार पूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अपने कथ्य का अर्थ खो बैठता है, यानी कि बात उसकी निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है, और अपनी सहज और व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए हमें किसी भी बात को, ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें। ठीक है, तो ये हमारी एक एक पंक्ति का यहाँ पर भावार्थ हमने लिखा हुआ है, ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं
कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो ये यहाँ पर हमने इसका भावार्थ अलग अलग स्टैंजा बना के यहाँ पे हमने भावार्थ लिखा है। तो पहला स्टैंजा हमारा यहाँ पर है, इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ आप ऐसे भी लिख सकते हैं और शब्दार्थ आप ऐसे डायरेक्टली सीधा करके भी लिख सकते हैं। कॉपी में जो भी आपके जरूरी शब्द आते हैं उनको लिख सकते हैं। तो माने, कविता के यहाँ पर एक शब्द आया है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। भीतर बाहर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो माने अर्थात मीनिंग, मीनिंग यानी कि अर्थ। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। कवि कविता की यात्रा के बारे में बता रहे हैं, जो चिड़िया से लेकर फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। और कवि का मानना है कि अगर मनुष्य के अंदर रचनात्मक ऊर्जा हो और सीमा के बंधन उस रचनात्मक ऊर्जा होती है तो सीमा के बंधन उसमें लागू नहीं होते हैं। यानी कि जब भी अगर आपके अंदर रचनात्मकता है, रचनात्मकता अर्थात आपके अंदर कोई भी कौशल है, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, तो उसकी कोई भी सीमा नहीं है। अगर आपके अंदर रचनात्मक ऊर्जा है, आप बहुत अच्छा कुछ भी लिखते हैं, बहुत अच्छा आप कुछ भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा अगर आप डांस कर लेते हैं, बहुत अच्छी आप ड्राइंग बना लेते हैं, बहुत अच्छे आप पेंटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, कई बच्चे पुरानी चीजों से भी बहुत अच्छी चीजें बना लेते हैं, या खाना बनाने में हो या डांसिंग में हो, या अगर आप क्रिएटिव हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके अंदर क्रिएटिवनेस है, आप चीजों को व्यर्थ नहीं जाने देते, आप उन पर दिमाग लड़ाते हैं कि ये कैसे होगा, ये ऐसा कैसे हुआ, इससे ऐसे कैसे होगा। तो ये सारी चीजें, ये आपको कभी भी, इसकी कोई भी सीमा नहीं होती, ये कभी भी किसी सीमा के बंधन में कि आपने इतना किया और या आप इस क्षेत्र में इतना ही कर सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आप हर दिन उसमें नया कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को ड्राइंग सिखा रहे हैं, अगर आप बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, अगर आप पेंटिंग सिखा रहे हैं, अगर आप खुद से पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आप कपड़े सिलना जानते हैं, आपको अच्छा लगता है कपड़े सिलना, अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, अगर आपको आप निबंध लिखना अच्छा लगता है, अगर आपको वाद विवाद अच्छा लगता है, तो जो भी चीज है, अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप रचनात्मक हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो इसका यहाँ पर इस तरह से प्रसंग आप लिखेंगे और उसके बाद आप व्याख्या करेंगे कि कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़िया का उदाहरण देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि ये जो कविता की उड़ान यहाँ पर कही गई है, तो कविता नहीं उड़ती है कि आपकी बुक में कविता लिखी गई है और वो कविता उड़ रही है। तो कविता किससे बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, कविता बनती है कल्पनाओं से। अगर आप किसी कवि को एक घने वन में छोड़ दो, खेतों के बीच छोड़ दो, तो वो अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं, अलग अलग तरह के चित्र उसमें गढ़ते हैं, अलग अलग तरह के पात्र उसमें गढ़ते हैं और उन्हीं से वो यहाँ पर सीखते हैं कविता का निर्माण करना। तो ये एक सिद्ध करना, इसके लिए कवि यहाँ पर चिड़िया का उदाहरण देते हैं। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की जो कल्पना का दायरा है, आप कविता की कल्पना के दायरे को सीमित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आप किसी भी चीज पर
कल्पना करके, किसी भी चीज में आप कल्पना करके अगर आप रचनात्मक हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत अच्छा उस क्षेत्र में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के समय में आर्किटेक्चर जो भवन निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, आज ये एक अहम हिस्सा हो गया है हमारे भवन निर्माण का, जो कम जगह में भी बहुत अच्छे से आपका हाउस डिजाइन करके आपको देते हैं, घर बनाकर आपको देते हैं। तो पहले के समय में ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से आपको इनकी जरूरत भी पड़ती है और ये रोज कुछ नया डिजाइन आपके लिए लेकर आते हैं, कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं। तो यही है इनकी रचनात्मकता। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि कल्पना का जो दायरा होता है वो असीमित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया केवल घर के अंदर जा सकती है, घर के बाहर रह सकती है, घर के आंगन में उड़ सकती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ सकती है, परंतु कविता की जो उड़ान है वो व्यापक है। इन कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है, वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है, हर व्यक्ति के मन में जा सकती है। तो इस तरह से कविता चिड़िया की उड़ान के आगे कहीं आगे है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर जो हमारी दूसरी कविता है उसको कंप्लीट किया, उसका भावार्थ हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अभी हम यहाँ पर कविता के भावार्थ को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखिए और जो इसका शेष भाग है, क्योंकि 2 कविताएं हैं और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हैं, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है आज ही, उस सेशन में हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर करेंगे और बाकी का भावार्थ अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो अभी का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।